हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं भी इसमें वीडियो डाल रहा था इस चैनल में। तो देखो यहाँ पर हम क्लास 8 राजनीतिक एवं नहीं, यहाँ पर है आपका जो बुक है आपकी वह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसके अंतर्गत हम पाठ यहाँ पर 5वां कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप चैप्टर देखो, चैप्टर का नेम है जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। इस तरह की न्यायिका व्यवस्था जहां किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है, उसके पद से हम हटा सकते हैं या उसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर तबादला कर सकते हैं, वहां एक आम आदमी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा नहीं जीत सकता, क्योंकि इस स्थिति में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। अब हम यहाँ पर अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है। प्रश्न 2 है, दो वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है? तो यहाँ पर दो यहाँ पर आप वजह देखो, उत्तर है यहाँ पर लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य। तो पहला है यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है, क्योंकि जो स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। फिर दूसरा यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद दो वाक्यों में लिखिए कि अपील की जो व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आप उत्तर देखें। अपील व्यवस्था से मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए जो निचली अदालत का फैसला अगर नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में उस फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है। फिर यहाँ पर आप देखिए तालिका अध्ययन जो प्रश्न आप पास यहाँ पर प्रश्न 1 आता है, इसके अंदर यहाँ पे अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। तो अब आपको यहाँ पर अपने टीचर की आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टीचर मैं ही हूँ यहाँ पर फिलहाल, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है आपको उदाहरण लिखने हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है, तो यहाँ पर आप देखो दिया सरदार सरोवर बांध को लेकर, इसका आपको एक उदाहरण देना है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद हुआ था। फिर दूसरा यहाँ पर दो राज्यों के बीच विवाद, तो यहाँ पर आप देखो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा राज्य में पानी को लेकर विवाद। फिर है दो नागरिकों के बीच विवाद, तो पड़ोसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना, तो ये भी अक्सर होता है। लोग क्या करते हैं अपने घर में जो यहाँ पर या मान लो यहाँ पर किसी का घर है, बगल में किसी की ज़मीन है, इधर भी घर है, तो ये अपनी क्या करते हैं उधर खेती बाड़ी करना शुरू करते हैं लोग, ठीक है। आजकल बहुत चल रहा है ये। तो ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार करना, तो ये भी आप देखो बहुत जगह ऐसा भी होता है। फिर प्रश्न 2 देखते हैं हम। फौजदारी, यहाँ पर है फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप क्या समझते हैं, उसके आधार पर इस तालिका को भरिए। तो आप यहाँ पर देखो उल्लंघन का विवरण, यहाँ पर एक कानून की शाखा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देखो कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो पहला जो यहाँ पर आपके पास पॉइंट है वो है फौजदारी कानून। तो यहाँ पर आप देखें FIR दर्ज करवाई जाती है, ठीक है। तो इसके आपने सुना होगा FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो यहाँ पर FIR दर्ज करवाई जाती है। फिर दूसरा है पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। फिर है दीवानी कानून, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रभावती नहीं, यहाँ पर आप देखो दीवानी कानून, अभी आपने फौजदारी कानून पढ़ा था, फिर यहाँ पर दीवानी कानून के अंदर आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आपका वैसे थर्ड पॉइंट आना चाहिए था इसमें देखो। तो यहाँ पर है प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। फिर यहाँ पर है दूसरा अदालत राहत की व्यवस्था करती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखो प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पर अब आपके आते हैं पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। तो आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है, ठीक है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो इसका आप उत्तर लिखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालत को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। फिर यहाँ पर आप देखो सेकंड पॉइंट है न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है।
फिर आगे अगला पॉइंट देखो आप यहाँ पर, अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद प्रश्न 2 देखते हैं हम। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़िए। ठीक है, उसे फिर से पढ़ें आप। अध्याय 1 में देखें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार यहाँ पर क्या है, न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखें, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका उत्तर है आपका, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए इस अधिकार का वह क्या कर सकता है, सहारा लेकर अदालत जा सकता है। फिर आप यहाँ पर देखिए न्यायिक समीक्षा, तो इससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है, क्योंकि संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय कानून को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रश्न 3 देखें अब, नीचे 3 स्तर के न्यायालय को दर्शाता है। ठीक है, नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाता है, नहीं यहाँ पर दर्शाए गए हैं नीचे, प्रत्येक के सामने लिखे, यहाँ पर है लिखिए कि उससे न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अब यहाँ पर आप देखिए, अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ भी आपको इसको शेयर करना है। आप देखें, उनसे पूछताछ करें। तो यहाँ पर आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्च न्यायालय, फिर है निचली अदालत। तो इसको आप देखें, उत्तर आप इसका देखें, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक है, सुभाष चंद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे इसलिए उसे दोष मुक्त कर दिया। फिर यहाँ पर देखो, उच्च न्यायालय, सुधा की मौत एक दुर्घटना थी क्योंकि तीनों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। फिर आप देखो, निचली अदालत, लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष को दोषी यहाँ पर है करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। फिर आप यहाँ पर देखो, प्रश्न 4 है, सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, नहीं उनको यहाँ पर ठीक करना है आपको। तो यहाँ पर देखो, आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। तो आप इसका उत्तर देखें, क वाले का सही है। फिर एक ख, वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में गए। तो यहाँ पर आप देखो गलत, ये गलत होगा। ठीक है, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए, तो इसका ये उत्तर होगा। फिर गौ देखो आप, अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल कतई गलत है। यहाँ पर आप देखो, क्योंकि उससे के बाद वो दोबारा से आएगा तो ऐसे तो ये चलता रहेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे ऊपरी अदालत है, इसके फैसले के खिलाफ निचली अदालत में नहीं जा सकते हैं। फिर प्रश्न 5 देखते हैं हम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जो जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। तो यहाँ पर आप देखो, जनहित याचिका क्या है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित पर करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर आप देखो, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। फिर आप तीसरा देखो, यहाँ पर यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। फिर आप देखो, अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। फिर प्रश्न 6 हम देखते हैं, यहाँ पर है, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का जो अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान में जजों का क्या मतलब था। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो, आजीविका अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा। पहला है यहाँ पर, कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। फिर दूसरा है यहाँ पर, जीवन के अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो आप, इस मुकदमे में जो याचिका करता है, ठीक है, झुग्गियों और यहाँ पर है पटरियों में रहते हैं और उन्हें
वहाँ से हटाने की मांग की जा रही है। फिर अगला यहाँ पर, अगर उन्हें झुग्गियों या पटरी से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और वे अपनी आजीविका के से हाथ धो बैठेंगे। इस प्रकार के जीवन के अधिकार में भी क्या हो जाएंगे, वो वंचित हो जाएंगे, यानी कि वो उनसे छूट जाएगा ये सब। फिर प्रश्न 7 है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बताइए। तो अब आपने काफ़ी बार सुना होगा, है ना, जस्टिस इज डिलेड जस्टिस इज डिनाइड। तो यहाँ पर आप देखो उत्तर, यहाँ पर आप देखो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ठीक है, तो यहाँ पर है हशीमपुरा हत्याकांड। तो इसको आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, तो इसको आप देखो, हशीमपुरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पीएसी की हिरासत में 22 मई 1987 को यहाँ पर है 43 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हत्याकांड में मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, उसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यानी वहाँ से उन्होंने क्या किया, उसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 पॉइंट 3 है आपके पास, यह मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसे, ठीक है, प्रोविंशियल, ठीक है, ऑर्ड कॉन्स्टेबलरी यानी कि पीएसी आप इसे कह सकते हो, के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमा चला जा रहा है। अब आप यहाँ पर चौथा पॉइंट देखो, इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के ही बयान दर्ज किए जा सकते थे। फिर प्रश्न 8 है यहाँ पर, आप देखो, तो यहाँ पर प्रश्न 8 आपको दिया गया, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक आप 65 में शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो अब आप एनसीईआरटी की बुक में देखें, आपको 65 जो पेज है उसमें दिया होगा। तो यहाँ पर है बरी करना, इसका मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय ने सुधा गोयल केस में सुभाष चंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। फिर है अपील करना, आरोपियों ने यहाँ पर है अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। मुआवजा यानी कि न्यायालय में पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। फिर है बेदखली, फिर यहाँ पर आप देखिए रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वालों को अदालत ने वहाँ से बेदखल कर दिया। फिर उल्लंघन, यदि किसी नागरिक को लगता है कि किसी व्यक्ति या राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। फिर आप प्रश्न 9 देखो, यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। तो अब आप ये पोस्टर देखो, भूख से मौत, ठीक है, जिम्मेदार कौन, तो ये आप पोस्टर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम, ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पर इस वक्तव्य को पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिलाकर देखिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, उत्तर सरकार के दायित्व प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना। फिर है यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े। फिर अगला है यहाँ पर, भूखे की मार सबसे ज़्यादा झेलने वालों जैसे कि बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुपोषण एवं भूख से किसी की मृत्यु न हो। फिर आप देखो यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट दिया गया आपको, राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था, जबकि जो सरकारी गोदाम थे वो अनाज से भरे पड़े थे। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर क्या है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिटरीज यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखो PUCL इसका, ठीक है, आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया गया, नामक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए कि नए रोजगार पैदा करें, ठीक है, राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर आप देखो, तो अभी आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो आप क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख सकते हैं। मैंने मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर या फिर चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके भी सर्च कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।